आज जो भारत की स्थिति है, वो मजबूत स्थिति है विश्व स्तर पर, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विनम्रता के प्रतीक थे, वो शालीनता के प्रतीक थे, एक कोमलता के प्रतीक थे, योग्यता के प्रतीक थे। दोगलापन है प्रधानमंत्री का आज जो कह रहे हैं, पर क्या प्रधानमंत्री याद करते हैं उन्होंने क्या कहा था मनमोहन सिंह जी के बारे में? जब वो प्रधानमंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ बीजेपी के नेता मिलने गए उनके ऑफिस में, और ऐसा नोटबंदी पर जो 4 मिनट का उनका वक्तव्य था राज्यसभा में, सिर्फ 4 मिनट का, पर हिला दिया सरकार को, भूकंप आ गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी एक आधुनिक अजात शत्रु थे। अभी तो कांग्रेस पार्टी एक शोक के माहौल में है, उसके बाद राजनीतिक गतिविधियां, उसके बाद आप कब शुरू करेंगे, क्या होगा? बिल्कुल, अभी तो हमने रोक लगा दी है। बेलगावी में जो हमने प्रस्ताव पारित किया था और जो जिन अभियानों का हमने ऐलान किया था, और उस पर हमने रोक लगा दी है 3 तारीख तक, क्योंकि 7 दिन के लिए देश शोक मना रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याददाश्त में। ये मोर्निंग पीरियड है, इसमें औपचारिक तौर से कांग्रेस पार्टी कोई कार्यक्रम नहीं करने वाली है। 3 तारीख के बाद, 4 या 5 को, 3 तारीख के बाद ही जो हमने घोषणा की थी बेलगावी में, जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान की शुरुआत होगी। हर ब्लॉक में होगा, जिले में होगा, राज्यों में होगा, रैलियां होंगी। और 26 जनवरी 2025 को जो हमारा गणतंत्र दिवस है, 75वां जो एनिवर्सरी है, 75th एनिवर्सरी, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने का, और गणतंत्र जो उस दिन 1950 की घोषणा की गई थी, भारत एक गणतंत्र के रूप में उभर कर आया, उस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मभूमि महू में एक विशाल रैली की जाएगी। और हमने बेलगावी में ये भी घोषणा की थी कि 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक हम एक संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा निकालेंगे। ये गांव-गांव में होगा, कस्बों में होगा, शहरों में होगा, ब्लॉक में होगा, जिले में होंगे, और ये इसमें सभी कांग्रेस नेता शामिल होंगे, सभी नेता, राष्ट्रीय नेता, राज्य के नेता, और 1 साल तक चलेगा संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा। तो उस पर जो काम करनी है, जो जिस तरीके से हमने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए होमवर्क किया था, उसकी शुरुआत भी 3 तारीख तक होगी। बट 3 तारीख तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हम निकाल रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं, बैठकें भी नहीं हो रही हैं। कल CWC की बैठक हुई थी और उस पर एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, तो परसों दिन, कल नहीं। तो 3 तारीख के बाद ही जय बापू, जय भीम, जय संविधान, और जिसमें हमारी मांग है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, देश से माफी मांगे, वो हम हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में रैलियां निकालेंगे। सर, क्या माना जाए सर कि आप इसके बाद में जो आप लोगों की मांग है, जो सरकार का रवैया है, अब उसके बाद आपको लगता है कि ये एक मामला जो है राजनीतिक भी बन जाएगा? क्योंकि आप जब ये बात कहते हैं कि वहां डॉक्टर अम्बेडकर का एक अपमान किया गया, या जो शब्दावली गृह मंत्री की रही वो ठीक नहीं थी, उससे आहत हुए लोग, वहीं बीजेपी इस बात को काउंटर करती है और बाकायदा, हालांकि सरकार भी की तरफ से भी अभी बयान उस तरीके से नहीं आ रहे हैं, लेकिन सामने उन्होंने प्रतिक्रिया यही दी कि सम्मान तो बाबा साहब का कांग्रेस ने नहीं किया। नहीं, देखिए, ये इतिहास का मामला। आज क्या हो रहा है, हम आज की स्थिति पर ध्यान लाना चाहते हैं। आज जिस तरीके से संवैधानिक प्रियम्बल का नजरअंदाज किया जा रहा है, प्रस्तावना का नजरअंदाज किया जा रहा है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं, मिसाल के तौर से इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, उस पर हम फोकस करना चाहते हैं। इतिहास तो इतिहास है,
मैं एक खत निकालूंगा, बीजेपी एक और खत निकालेगी, ये मामला नहीं। असली मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया राज्यसभा में, और बार बार हमेशा माथा तो टेकते हैं प्रधानमंत्री संविधान का, पर संविधान में वो विश्वास रखते हैं कि नहीं? 400 पार का नारा किस लिए दिया था? संविधान बदलने के लिए ही दिया था ना। और 26 नवंबर 1949 से लेकर आरएसएस इस संविधान के खिलाफ रही है, क्योंकि उनका मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मनुवादी आदर्शों से प्रेरणा नहीं लिया। मनुवादी आदर्शों पर ये जो प्रावधान है, जो सारी भावना है हमारे संविधान में, वो मनुवादी आदर्शों के खिलाफ है, ये उनका मानना है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सावरकर, गोलवालकर, सारे नेता, वो दीनदयाल उपाध्याय, कोई भी देखे ना, सभी नेता इस संविधान के खिलाफ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई इस संविधान को बचाने की लड़ाई है। पर जैसा कि मैंने कहा, वक्त अभी नहीं है। 3 तारीख तक औपचारिक तौर से कोई कार्यक्रम हम नहीं कर रहे हैं। 3 तारीख के बाद ही ये सारे राजनीतिक कार्यक्रम वापस फिर से शुरू होंगे। फिर बीच में जब आप कह रहे हैं कि आज कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी अंडर थ्रेट है, तो जब आज जिस समय में हम जिस दिन बात कर रहे हैं, तो वहां इस बात की तुलना होनी लाजमी है कि एक करंट डिस्पेंसेशन है और एक पुरानी डिस्पेंसेशन है जिसका आप हिस्सा रहे हैं। उसमें क्या, और उसके जो मुखिया जो है, आज मनमोहन सिंह जो है नहीं है दुनिया में, तो उनके बारे में चर्चा सब जगह हो रही है, हर एक आदमी बात कर रहा है। तो क्या उसकी भी तुलनात्मक तरीके से कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ जो है डॉक्टर साहब का, मनमोहन सिंह जी का जो है व्यक्तित्व इस तरीके से चुनौतियों से लड़ता, तो किस तरीके से? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में सब अभी देश जान चुका है, कई सालों से जाना है, पर उनकी आलोचना बीजेपी वाले करते थे। आज भी वो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री, जब उनका वित्त मंत्री का काल था 5 साल के लिए, अभूतपूर्व योगदान था उनका। आज जो भारत की स्थिति है, मजबूत स्थिति है विश्व स्तर पर, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से है। जब वो प्रधानमंत्री बने, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उस कार्यकाल में उनका योगदान अद्वितीय था। जो ऐतिहासिक अधिनियम लाए गए, राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया, रोजगार गारंटी कानून लाया गया, वन अधिकार कानून लाया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, भूमि अधिग्रहण के लिए एक नया कानून बनाया गया किसानों के पक्ष में जो था, कई ऐसे अधिनियम थे हमारे संविधान में। अनुच्छेद 15(5) भी उसका शामिल किया गया 2006 में। एक क्रांतिकारी अनुच्छेद है ये जो आरक्षण देता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्गों के छात्रों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में और निजी संस्थाओं में भी। हालांकि इसका कोई 10 साल तक ये लंबित था सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग न्यायालयों में, और जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अनुच्छेद 15(5) कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, संविधान के खिलाफ नहीं है, संवैधानिक सिद्धांतों के पर ही आधार है। पर 10 साल के से इस सरकार ने उस पर कुछ किया नहीं है। तो ऐसे कई योगदान हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। किताबों का लिखना बहुत जरूरी है, किताब लिखा जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि आप आज मेरी आलोचना कर रहे हैं, पर जब इतिहास देखेगा जो मैंने काम किया वित्त मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में, इतिहास ये स्वीकारेगा कि मैंने सही किया है। और इसमें देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विनम्रता के प्रतीक थे, वो शालीनता के प्रतीक थे, एक कोमलता के प्रतीक थे, योग्यता के प्रतीक थे, और उन्होंने दशा को सुधारा और एक नई दिशा दिखाई। ये 1991 में हुआ और 2004 में भी हुआ। तो 5 साल जो वित्त मंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये एक हमारे लंबे इतिहास में
ये एक बड़े मैं समझता हूं मील पत्थर है। सर, आपने दो तारीखों का 2 सालों का जिक्र किया, एक 1991 का, दूसरा 2004 का। 1991 में पॉलिटिकली नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, वो वित्त मंत्री थे। हाँ। एक बड़ी टर्न ऑफ इवेंट रहा। 2004 में एक बड़ा टर्न ऑफ इवेंट पॉलिटिकली रहा। इन दोनों टर्न ऑफ इवेंट से देश को क्या चीज मिली, वो मैंने कहा ना, मैंने कहा अर्थव्यवस्था का सुधार जो आया 1991 में, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। हालांकि जो आर्थिक सुधार का कार्यक्रम था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही तैयार किया था। वो 3-4 साल से सोच रहे थे और उनको एक मौका मिला। 21 जून 1991 में जब वो वित्त मंत्री बने, उनको एक मौका मिला, तो एक ऐतिहासिक मौका था और उन्होंने बिल्कुल भारत की दशा सुधारी और एक नई दिशा दी जो पिछले 30 साल से चला आ रहा है। उस पर ज्यादा कोई जो रास्ता उन्होंने दिखाया, उस पर देवेगौड़ा जी चले, उस पर गुजराल साहब चले, वाजपेयी जी चले, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी खुद 10 साल और नरेंद्र मोदी जी ने वो ज्यादा परिवर्तन। हालांकि निजीकरण जो हो रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं स्वीकारा था कि मेरे आर्थिक दृष्टिकोण में जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है वो बिल्कुल उसके खिलाफ थे। तो कई ऐसी चीजें हैं। पर और जब 2004 में वो बने ना, जैसा कि मैंने कहा, जो क्रांतिकारी अधिनियम लाए, राइट टू इंफॉर्मेशन, रोजगार अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, जो मुआवजा मिलता है किसानों को, भूस्वामियों के लिए, उनको हक देना, सही मुआवजा मिलने का। आज जो मुआवजा मिल रहा है किसानों को, 4 गुना मुआवजा मिल रहा है ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में दुगना मिल रहा है। वो तो 2013 का कानून था। तो कई ऐसे मिसाल है। मैंने आपको कहा आर्टिकल 15(5) हमारे संविधान में जो लाया गया 2006 में, तो कई ऐसे मिसाल हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अद्वितीय व्यक्ति थे, अभूतपूर्व व्यक्ति थे, और जैसा कि मैंने कहा उनका योगदान ऐतिहासिक है। पर उससे अलावा उनकी जो शख्सियत थी, उनकी जो पर्सनालिटी थी, कोमलता के प्रतीक थे, शालीनता के प्रतीक थे, विनम्रता के प्रतीक थे। और वो कभी चिल्लाकर नहीं बोलते थे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे पहले जो आए सब निकम्मे थे, उन्होंने कुछ योगदान नहीं किया। उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की। जो उनके पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की। उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा। हालांकि उनको सुनना पड़ा, आलोचना सुननी पड़ी। तो बड़े अलग तरीके के वो इंसान थे और मैं समझता हूँ आज भी और कई सालों तक वो प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। जो सार्वजनिक जीवन में आते हैं वो एक आदर्श है। सर, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप करीब रहे, उनके मंत्रिमंडल में रहे, तो आलोचना को डाइजेस्ट करना। अरे देखिए ना, मैं खुद राज्यसभा में था, उनके पीछे बैठा था, और तब हमारे मित्र गुलाम नबी आजाद नेता विपक्ष थे, और प्रधानमंत्री ने क्या शब्द इस्तेमाल किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। पूरा कांग्रेस पार्टी वॉकआउट किया। हम लोग 70 थे तब, हम लोग वॉकआउट किए। किस भाषा का इस्तेमाल किया। दोगलापन है प्रधानमंत्री का आज जो कह रहे हैं। पर क्या प्रधानमंत्री याद करते हैं उन्होंने क्या कहा था मनमोहन सिंह जी के बारे में? क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने नोटबंदी की आलोचना की थी, और उसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा राज्यसभा में? हमने प्रोटेस्ट किया, हमने वेंकैया नायडू जी को कहा इस रिमार्क्स को एक्सपंज कीजिए, और हम बाहर निकले राज्यसभा से। पर मनमोहन सिंह जी सुने, जवाब नहीं दिया, आराम से सुने, और उनके मुंह से कभी जहरीला शब्द नहीं निकलता था अपने विरोधियों के खिलाफ। 2G को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया उनके बारे में, ठीक है। और अंतिम में क्या हुआ? बिल्कुल गलत निकला। रेनकोट की बात की थी। हाँ, मुझे याद है क्या शब्द प्रधानमंत्री ने रेनकोट की बात की थी।
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना है, जो पहले प्रधानमंत्री थे उनके बारे में कोई आलोचना नहीं, आज जो उनके आलोचक हैं उनके बारे में उन्होंने नहीं कुछ कहा। तो हमेशा वो हंसते थे और कहते थे ठीक है, मेरी नीयत साफ है, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो कॉन्शियंस है साफ है। तो ये वो बड़े अद्वितीय वो विद्वान तो थे, उसमें कोई शक। देखिए, मैं खुद गवाह हूं, 18 दिसंबर 2009 में मैं खुद गवाह हूं, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी में मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ था और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आए, गले लगाए प्रधानमंत्री को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और उन्होंने कहा माय गुरु डॉक्टर सिंह, माय गुरु। ओबामा, मैं खुद उनके पीछे खड़ा हुआ था और मनमोहन सिंह जी थोड़ा खिसखिसाए, ओबामा जी ने उनको गले लगा लिया। चीन के प्रधानमंत्री, ब्राजील के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, सब लोग, माने विश्व स्तर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जब नाम लिया जाता था तो उनकी पर्सनालिटी, सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था में की जो उनकी जानकारी थी उसके लिए नहीं, उनकी पर्सनालिटी जैसी थी ना, एक गुरु के माफिक थे वो। तो सर, उस लेगेसी को आगे कैसे आप लोग, कल कांग्रेस कार्यालय में सबने, उसमें चाहे कांग्रेस की संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी हो, कांग्रेस अध्यक्ष हो, लोक नेता विपक्ष हो लोकसभा में, सारे उनके जो कैबिनेट के जो कुलीग्स थे, आप जैसे लोग सब वहां थे, और अब जो है शरीर उनका जो है सामने नहीं है, लेकिन उनके जो लेगेसी है, तो लेगेसी तो बहुत नहीं, लेगेसी तो बहुत हमारे लिए ये लेगेसी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जब वो वित्त मंत्री थे, जो काम उन्होंने किया, देश के सामने जो एजेंडा पेश किया, जब वो प्रधानमंत्री बने, जिस तरीके से एक गठबंधन सरकार चलाई। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने मनमोहन सिंह जी को देखा है, मैं 1986 से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। योजना आयोग में वो उपाध्यक्ष थे और उन्होंने मुझको बुलाकर, मैं उद्योग मंत्रालय में था, मुझे बुलाकर कहा कि आप योजना आयोग में आओ, मेरे साथ काम करो। 1986 सितंबर में, मुझे आज भी याद है, तब से मैं देख रहा हूं। देखिए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सभी को साथ लेकर चलते थे। एक आम सहमति बनाने की हमेशा उनकी प्रयास हुआ करती थी। सबको सुनते थे, लेफ्ट को सुनते थे, बीजेपी को सुनते थे, जो हमारे जनता दल के सांसद थे उनको भी सुनते, सभी को बुलाकर, लेबर यूनियन को बुलाकर, तो सभी को सुनते थे। मैंने उनके बारे में किताब लिखा था कई साल पहले, उनके बारे में और नरसिम्हा जी के बारे में, और उस किताब में एक फोटो था, और ये फोटो देखे ना, 24 जुलाई 1991 में ऐतिहासिक बजट उन्होंने पेश किया, और उस बजट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वित्त मंत्री के ऑफिस के सामने महिलाएं एकत्रित हुई हैं और महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं कि ये बजट वापस लो, ये बजट वापस लो। 26 जुलाई को 1991 का ऐतिहासिक बजट था, जो भारत की दशा को सुधारा और भारत को एक नई दिशा दिखाई। और उसके खिलाफ 9 अगस्त 1991, 9 अगस्त 1991, नॉर्थ ब्लॉक में निर्मला सीतारामन जी के ऑफिस के सामने ऐसा प्रदर्शन हो सकता है? नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा प्रदर्शन हो सकता है? ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वो आए और सबसे उन्होंने बात की। देखो, एक और फोटो है, यहां ट्रेड यूनियन के सब नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आलोचना की इस बजट का, सभी ट्रेड यूनियन वालों को बुलाए। वो डेट इसमें लिखा है 17 अगस्त। ये देखिए, ये तरीका था उनका। प्रदर्शन उनके ऑफिस के सामने हो रहा है, नॉर्थ ब्लॉक। मेरे ख्याल में स्वतंत्र भारत में कभी नहीं हुआ है ये दृश्य जो मुझे देखने को मिला 9 अगस्त 1991। ये देखिए फोटो,
और ये देखिए फोटो ट्रेड यूनियन के साथ, ये छोड़िए ट्रेड यूनियन, ये तो ऑफिस में है। ऑफिस के बाहर क्या हो रहा है देखिए, महिलाएं, और क्या है, भारत छोड़ो, IMF भारत छोड़ो। ये महिलाएं गुजरात से आई हैं, बिहार से आई हैं, यूपी से आई हैं। और प्रधानमंत्री इनसे मुलाकात की, वित्त मंत्री उनको बुलाकर उनसे बात की, 1 घंटे तक बातचीत चली महिलाओं से, इन संगठन से। क्या है आपकी, क्या आपत्ति है, क्या पीड़ा है, आप क्या चाहते हैं इस बजट में, जो मैंने कहा है उसके खिलाफ क्यों है, इसमें कैसे सुधार ला सकता हूं। लंबी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में अपना भाषण दिया। तो ये तरीका था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जब प्रधानमंत्री थे। मुझे याद है सारे संवेदनशील मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाया करते थे। पिछले 10 साल में मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कितने सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने की है? कितने? हर एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सभी नेताओं को बुलाते थे, सुनते थे और कभी कभी कहा करते थे आपने सही कहा, राजनीतिक विरोधियों को कहा आपने सही कहा। ऐसे कई मिसाल है। आज तो सभी को सीखना चाहिए। जो आज पिछले 2 दिन से उनका गुणगान गा रहे हैं और उनका योगदान याद कर रहे हैं, जो आज सत्ता में हैं, वो थोड़ा देखें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शख्सियत क्या थी, कैसे वो काम करते थे। पार्लियामेंट में आते थे, नेताओं से मिला करते थे। मुझे याद है जब वो प्रधानमंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ बीजेपी के नेता मिलने गए उनके ऑफिस में और ऐसा एक दस्तावेज उनके सामने रखा, ऐसा नहीं दिया, ऐसा दे दिया। क्योंकि 2004 में सारे बीजेपी के नेता ये उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि वो हारेंगे, नाराजगी इतनी थी उनमें। तो ऐसा उन्होंने एक पेपर फेंका उनके सामने, चुपचाप रहे, देखा, पढ़ने लगे, ओके आई विल लुक इनटू इट, आई कम बैक टू यू। ये राजनीतिक तरीका है, ये लोकतांत्रिक तरीका है। तो आज अगर पूरी पारदर्शिता है। आज अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह होते इस करंट डिस्पेंसेशन में, दो ही वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट ही वाज ड्यू टू हिज हेल्थ, थोड़ा पिछले 4-5 सालों में उन्होंने देखिए नोटबंदी पर जो 4 मिनट का उनका वक्तव्य था राज्यसभा में, सिर्फ 4 मिनट का, पर हिला दिया सरकार को, भूकंप आ गया, ऑर्गेनाइज्ड लूट, प्लंडर, एक बिल्कुल मेरे ख्याल में 6 लाइन था, 7 लाइन था नोटबंदी के। उन्होंने कहा बस, उन्होंने कहा नोटबंदी धक्का देगी, अर्थव्यवस्था पर धक्का होगा, इसका दुरअसर होगा, और जो उन्होंने कहा सही निकला। सिर्फ ज्यादा बोलते नहीं थे वो, जब वो विपक्ष में थे ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जब वो बोलते थे सब लोग सुनते थे। वही बात कह रहा हूं सर, अगर आज इस तरीके की आलोचना हो रही है, उस आलोचना को किस तरीके से लेते कि अगर चीप पॉलिटिक्स होती है उनके इस पे, अगर मनमोहन सिंह होते तो क्योंकि आप करीबी रहे हैं उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं और उनके ऊपर विरोधी पक्ष की तरफ, देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, उनके बारे में कहा जाता था वो अजात शत्रु थे। मैं कहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी एक आधुनिक अजात शत्रु थे।